आज के जीवन में मॉडर्न जो एज है उसमें से सेमीकंडक्टर का कंट्रीब्यूशन दिनानुदिन बढ़ता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड डायग्राम के साथ मेटल, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये तीनों में से एनर्जी बैंड के आधार पर किस तरह से क्या फर्क होता है उसके बारे में जानेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की जानकारी लिया जाएगा। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी यहाँ जो है इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में जाना जाएगा, जो दो प्रकार का आएगा, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर्स की चर्चा की जाएगी। इसके बाद में डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिफरेंसेस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स और कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इसमें से करंट का कंसेप्ट का होना बहुत आवश्यक है, तो एक एक करके हम लोग चलते हैं बारी बारी से। लेकिन आगे जाने के पहले यहाँ हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं एक बात का, कि जो सेमीकंडक्टर है इसके पहले भी जैसे कुछ डिवाइसेस क्रिएट किए गए, लेकिन उसमें से ग्रेट लॉस ऑफ एनर्जी और इनकन्वीनियंस के वजह से सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन हुआ और वास्तव में ये जीवन को बहुत सरल बनाता चला गया। इसीलिए आज के लाइफ में सेमीकंडक्टर का जो है वो फील्ड दायरा बढ़ता चला जा रहा है। सीधा हम लोग चलते हैं इसके तरफ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बहुत मायने रखता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। कैपेसिटर्स में, कंप्लीट कैपेसिटर का निर्माण में किस तरह से इंसुलेटर्स कंट्रीब्यूट करता है इसकी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। लेकिन यहाँ जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ, हाँ भाई हम लोग यहाँ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको कि हम लोग सिग्मा कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी वो कहते हैं, और रो का मतलब होता है, रो मीन्स हो गया, रो का मतलब हुआ 1 बाय सिग्मा। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो सॉलिड को क्या किया गया है, तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 कंडक्टर, खास करके यहाँ मेटलिक कंडक्टर्स की बात कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट अर्थात लिक्विड कंडक्टर के बारे में यहाँ किसी भी तरह की चर्चा नहीं की जाएगी। अब आता है कि जैसे कंडक्टर्स आप कहते हैं, तो वहां ध्यान रहे कि जो डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट किया जाता है या जो फिजिकल शेप दिया जाता है, उसमें से लिक्विड कंडक्टर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोग कंडक्टर्स का बात करते हैं तो ऑलमोस्ट बात किया जाता है मेटालिक कंडक्टर्स का। अब इसमें से क्या होता है कि दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यानी जो विद्युतीय प्रतिरोधकता है, जो रेसिस्टेंस इसका होता है वो कम होता है, एंड हैव हाई कंडक्टिविटी। इसका ऑर्डर जो होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर होता है इसका SI मात्रक। जबकि सिग्मा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हुआ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इसका सीधा रेसिप्रोकल विपरीत दिखाया गया कि अगर आपको सिग्मा लिखना है तो 1/√, तो एक वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो सीधा जो है पलट दीजिए 1/10 to the power -2। इसका मतलब हुआ सीधा 10 to the power 2 to 10 to the power 8, 1/ρ है ना, 1 यानी ये जो हम लोग 1/ρ किए हुए हैं, तो यहाँ जो है 1 क्या हो जाएगा, ये रहा देखिए 1/ओम है ना, ये स्मॉल ओमेगा है इनटू मीटर हो गया, तो 1/ओमेगा को ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है, और ये पर हो गया मीटर। इसको हम लोग MHO कहते हैं, MHO पर मीटर, या MHO को ही कहा जाता है साइमन पर मीटर। इसमें से एग्जाम्पल के लिए सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सब आप जानते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए जा रहे हैं। एल्युमिनियम हुआ, टंगस्टन हुआ, मरकरी हुआ, दीज आर द, हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो है डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना है,
तो सॉलिड फॉर्म में ही हम लोगों को जाना पड़ेगा। बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जिसमें से सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर माना जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना। अब आता है इंसुलेटर्स, चालक पदार्थ जिसको बोलते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यस, इसमें से हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होगा, रो का मान बहुत बड़ा होता है, एंड हैव ठीक उल्टा उसका हो जाएगा, जब रो बढ़ेगा ना तो ये जो है रेसिस्टिविटी जो कंडक्टिविटी जो होगा वो घटेगा। इसका मान, रो का मान देखिए कहां से कहां तक जा सकता है, 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ओम मीटर। और जब हम लोग इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय रो करने का मतलब हुआ कि 10 to the power minus 19 to 10 to the power minus 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 19 साइमन पर मीटर होता है। जैसे हुआ ड्राई वुड हो गया, ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, एबोनाइट हो गया, पेपर, ईटीसी, ये सब आता है किसके अंतर्गत, तो इंसुलेटर के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ क्या वजह है कि इंसुलेटर का कोई मतलब यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि डिवाइस में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट के लिए यानी सेमीकंडक्टर्स को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है कि इस जगह पर इंसुलेटर को, चूंकि उसका जो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, अर्थात दोनों के बीच में लाई करता है। सेमी मतलब होता है अर्ध, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, यानी कुछ ऐसी बात इसमें से है जिसकी वजह से ऐसा नाम पड़ा है। अब रहा सीधा आते हैं सेमीकंडक्टर्स, दे हैव इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये देखिए दोनों के बीच में लाई करता है, यानी इसका जो रो और सिग्मा का वैल्यू है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच लाई करता है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ रिमाइंड करते हैं किसको, तो कंडक्टर और इंसुलेटर, क्योंकि इसको कहने के लिए आपको ये बात करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स दे हैव इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इंटरमीडिएट किसका किसका किसके किसके बीच में लाई करता है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर। पीछे अगर हम लोग देखें तो जो डाटा यहाँ बताया जा रहा है कंडक्टर और देखिए ये इंसुलेटर, बीच में से आपको वैल्यू मिलेगा ना, बीच में रो का वैल्यू वेरी करता है 10 to the power -5 to 10 to the power 6 ओम मीटर, जबकि सिग्मा का वैल्यू यहाँ 10 to the power 5 to 10 to the power -6 साइमन पर मीटर। अब आता है कि देखिए सेमीकंडक्टर में से ठीक है हम लोग मेजर और फॉर्म में जो है वो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उसमें से कंपाउंड सेमीकंडक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एलिमेंटल यानी धात्विक रूप में सेमीकंडक्टर नहीं उपलब्ध होते हैं, बल्कि हम लोग के दैनिक जीवन में कंपाउंड फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। तो यहाँ देखिए क्या है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये एलिमेंटल अकरेंस के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, ये जो है ये बताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, उपलब्धता के आधार पर, है ना, उपलब्धता के आधार पर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसमें से आ गया जर्मेनियम, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो है सिलिकॉन, एसआई, है ना, सेलेनियम, टेलुरियम, गैलियम। इसमें से जहां इस तरह से घेरा हुआ है, अगर आप देखें तो 48 ग्रुप एलिमेंट के ये हैं कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है कार्बन का ही फैमिली है, इसका मतलब हुआ कि इसका भी उसी में है 48, तो इसका भी बहुत बड़ा परिवार होता चला जा रहा है, क्योंकि इसका जो है यूजेज हम लोग के दैनिक जीवन में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब आते हैं अगले पेज पर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में दोनों तरह के हम लोग के दैनिक जीवन में क्या है कि डे टू डे लाइफ में दोनों तरह के यानी हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में से आ गया एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड GaS, इंडियम फॉस्फाइड InP, इंडियम एंटोमाइड InSD, लेड फॉस्फाइड है ना, लेड सल्फाइड। एक तो ये हो गया जरा सा यहाँ जो है सल्फाइड, ये PbS हो गया, कैडमियम सल्फाइड CdS हो गया, और लेड टेलुराइड
पीवीटी, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये देखिए, ये जो है कुछ यहाँ जैसे यहाँ देखा गया, अब रहा कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भाई एक एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड का मतलब हुआ दो या दो से अधिक जो है एलिमेंटल का एलिमेंट का कंपोजिशन होता है। लेकिन यहाँ जो ये घेरा हुआ है, जरा सा इस पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि गैलियम आर्सेनाइड यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसका यूज थोड़ा सा अधिक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में भी हम लोग यहाँ ले रहे हैं किसको, तो डॉक्टेलोसाइनिन है ना, बहुत लोग इसकी तैयारी कर चुके होंगे। एंथ्रासीन पढ़ना है, पॉलीएनिलीन ये पॉलीमर में आता है, पॉलीथायोफिन, पॉलीपायरॉल, ये सब जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये मनसा यानी जो एक मेंटालिटी बना हुआ है कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, बार बार ये बात कहा जा रहा है कि सिलिकॉन के साथ हम लोग जो है ज्यादा यानी सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका अगर फॉर्म में अवेलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए यहाँ आपको दर्शाया गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसकी भी संख्या कम नहीं है ना। ये x है ना, यहाँ आप वैल्यू जिस तरह से आप एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 उसमें बैठाते हैं CnH2n, अल्कीन का हो गया, अल्काइन का CnH2n-2, उसी तरह से इसका सेट है, बहुत सारे इसके पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है इसका भी इस्तेमाल व्यापक रूप में किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का इसका थोड़ा सा लिस्ट यूज है, डॉक्टेलोसाइनिन, एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, पॉलीपायरॉल, यहाँ से यहाँ जो है पॉलीमर आपका शुरू हो गया। लेकिन एक बात याद रहे, नोट में यहाँ डाला हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें, इन दिस डेज सिलिकॉन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है तो वो है सिलिकॉन। आगे के पृष्ठ पर चलते हैं और अब सीधा आते हैं एनर्जी बैंड्स। देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर के इन्वेंशन की जाहिर सी बात है कि मानव जीवन में जब तकलीफ हुआ है, कमियां आई हैं, तो ये इन्वेंशन के रूप में बाहर आया है। जी हाँ, हम एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जब कमियां आई हैं, जैसे पहले अगर यदि आप देखें तो आपको डायोड मिलेगा, एक ट्रायोड का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में पेंटोड का इन्वेंशन हुआ, लेकिन इसमें से असुविधा एक तो साइज बड़ा था, इसके बाद में लॉस ऑफ एनर्जी था, उसके बाद में एक कंट्रोल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर, वो इस पर नहीं था। अभी भी जो सेमीकंडक्टर की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहां आप कंट्रोल ओवर नहीं कर सकते हैं। एक कहने की बात है कि चलो ये डेफिनेट डायरेक्शन में है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी खामियां जब होती है ना, तो मानव जीवन में वही इन्वेंशन बन करके बाहर निकलता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि और सीधा सोचते हैं कि किस तरह से इस समस्या से निदान मिले, इसे ओवरकम किया जा सके। तो यहाँ भी जो आया, जो इन्वेंशंस हुए, वो सेमीकंडक्टर क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी या बहुत ज्यादा असुविधा की वजह से ये कारण बना। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सेमीकंडक्टर्स के डिवाइसेस के बारे में। कभी जब है उसके बारे में ज्यादा जो है, जैसे अभी चर्चा किया गया कि भाई डायोड है, ट्रायोड है, टेट्रोड है या पेंटोड का जो निर्माण किया गया, उसमें से खामियां क्या रही थी, तो उसको उजागर किया जाएगा, उसको दर्शाया जाएगा और उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल अभी समय कम और ज्यादा काम है, तो इसके वजह से हम लोग सीधा चलेंगे एनर्जी बैंड्स। इट्स नॉट द बॉन्ड, ये एनर्जी बैंड है। ध्यान रहे, बैंड और बॉन्ड में काफी अंतर है। यहाँ क्या है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक सॉलिड का जो एवरेज वॉल्यूमेट्रिक एटम्स की संख्या होती है, उसमें 10⁻18 पर मीटर यानी 28 मीटर पर यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि देखिए सॉलिड में अणु जो होते हैं या परमाणु की संख्या जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसका
एक एवरेज वैल्यू माना गया है या जो ऑब्जर्व किया गया है वो 10 टू द पावर 28 होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो हम लोग सेमीकंडक्टर खास करके सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं उसमें से क्रिस्टल फॉर्म में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टल फॉर्म में जब भी सॉलिड्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो इसमें से जो एटम्स होते हैं वो काफी क्लोज होता है। हम लोग सबको पता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर इसका गहरा असर पड़ता है। और यही वजह होता है कि एनर्जी के डिफरेंट लेयर्स क्रिएट होते हैं। लेयर मतलब स्तर हुआ और ये स्तर को ही यहाँ हम लोग जो कंपैक्ट रहता है काफी नजदीक रहेगा एक दूसरे का, तो इसी को एनर्जी बैंड्स कहते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करने वाले हैं और उसके बाद आपको तब समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर्स के फंक्शनिंग जो होते हैं, क्रियाकलाप जो होता है वो कैसे होता है। तो जल्दी जल्दी सीधा हम लोग चलते हैं, जरा सा देखिए। पहले जमाने में अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ जिसमें बहुत सारे लोग आए ना, एक नंबर है, लेकिन जो क्रॉम्पटन का फाइनली 1922 ईस्वी का जो थ्योरी है उसको हम लोग लास्ट थ्योरी मान करके चलते हैं और उसके अनुसार जो है ना कि जितना भी है भाई, जैसे यहाँ क्या है, द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। पहला तो फ्री एटम में क्या होता है कि आर्बिट्ररी वैल्यू यानी ऐच्छिक जिसको मान हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, इसमें से बोले ना कि एक कोई व्यक्तिगत रूप से इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। इसमें डी ब्रॉगली भी है, क्रॉम्पटन भी है, एल्बर्ट आइंस्टीन भी है और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एक लंबा सा सेट है। तो उसके अनुसार क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री एटम कैन नॉट हैव आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी अलग वैल्यू नहीं हो सकता है। यहाँ ऐसा होने वाला है, यहाँ ऐसा होने वाला है। सबसे पहला बात कि आइसोलेटेड जो एटम कहा जाता है, एक एटम को आइसोलेट करना एकदम सरल नहीं है, बेबुनियाद बात भी हम लोग कह सकते हैं या कहे जाए ये भी कह सकते हैं कि प्रयास के बावजूद भी इसमें सफलता नहीं मिली है। फिर भी जो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार according to quantum mechanical laws the energies of electrons in a free atom cannot have arbitrary values but only some definite quantized सुनिश्चित मान होते हैं इसके, है ना। however if an atom belongs to a, अब यहाँ देखिए क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आप इधर नील्स बोर्स के एटॉमिक मॉडल को अगर पढ़ें तो ठीक, नहीं पढ़ें तो आगे वाले लेक्चर में इसमें हम डालने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से E बेस n बराबर -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब n का मान दीजिएगा तो पहले जो है एक जो सुस्पष्ट जिसको कहते हैं ना क्वांटाइज सुस्पष्ट जो है डिस्क्रीट वैल्यूज जो था वो यहाँ पता चलता है। 1 का 1 बैठाइए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 2 बैठाइए 4 से डिवाइड कीजिए तो फिर यहाँ एक आपको डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, 3 बैठाइए 4 बैठाइए एंड सो ऑन, आप इसको बैठाते चले जाएंगे तो यहाँ आपको एक डेफिनेट वैल्यूज मिलेगा। लेकिन ये बात एक आइसोलेटेड आनी यहाँ जो है क्वांटम मैकेनिकल जो लॉज हैं उसके हिसाब से होगा। वैसे इसमें से ये भी बोला गया है कि पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, इसमें से जो है पार्टिकल के पास यानी एक मटेरियल के पास वेव नेचर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों तरह, एक तो वो पार्टिकल है, इट हैज मास एंड इट हैज अ वेव लेंथ, जिसको कि एक्सपेरिमेंटली जर्मर एंड डेविसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। है यहाँ उतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, सीधा आप समझिए तो क्वांटम मैकेनिकल लॉज एक सारांश नहीं बोला जा सकता, इसमें एक लंबी अवधि गुजरी है, एक लंबा पीरियड गुजरा है और इसको 4-5 सेंटेंस में कभी भी इसको बांधा नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ जो है स्कॉर्डिंगर भी हो गया, बहुत सारा जो है लोग इसमें से इन्वॉल्व हुए। लेकिन इसमें से एक बात बहुत साफ था कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ
जो इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एक डेफिनिट क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है। यही घटना however if an atom belongs to crystal then the energy levels are modified। लेकिन जब ये क्रिस्टल के फॉर्म वही एटम जो आपके क्वांटम मैकेनिकल लॉज के अंतर्गत अगर रहेगा यानी जैसे आइसोलेटेड, जैसे यहाँ हाइड्रोजन एटम का बात किया जाए, हालांकि यहाँ हम लोग को हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक मटेरियल्स में एटम्स में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आप इतना समझिए कि जितने भी मटेरियल्स हैं तो वो जो हम लोग चलते हैं क्वांटम मैकेनिकल लॉज, जैसे क्वांटम मैकेनिकल लॉज में से पहले तो ये माना जाता है कि भाई एटम आइसोलेट हो गया। अब आइसोलेट में से उसी के बदौलत तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। अगर आइसोलेट आप नहीं कंसीडर करेंगे, मजाल है कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना इसके अनुसार एक डेफिनिट वैल्यूज होगा। लेकिन अगर वही एटम, जैसे हम यहाँ बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका एक डेफिनिट एनर्जी लेवल होगा। जैसे देखिए यहाँ नीचे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसका एक डेफिनिट एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जैसे ये क्रिस्टल फॉर्म, आप ध्यान रहे क्रिस्टल फॉर्म में क्या है कि एटम्स जो होंगे वो काफी नजदीक, एक सामान्य सॉलिड से एक जनरल सॉलिड के सापेक्ष यहाँ एटम्स जो होते हैं वो काफी क्लोज होगा। भाई एटम्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो खास करके यहाँ जो है ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई जब ये एटम्स क्रिस्टल फॉर्म में चला आता है तो यहाँ एनर्जी जो होता है वो मॉडिफाई हो जाएगा, चेंजेज कर जाते हैं। हम लोग चेंज नहीं करते हैं, खुद ब खुद वो चेंज हो जाएगा। हम लोग की क्या विसात है कि एटम के अंदर घुस के कुछ काम किया जा सके। हम लोग तो खुद एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, तो ये सब सोचना बेकार है। दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट एप्रेसिबल इन केस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड। देखिए जैसे यहां देखेंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाला देखेंगे 2 8 और यहां देखिए बाहर वाला KL M, ये देख रहे हैं, तो ये हाफ फील्ड है। लेकिन जो इसमें से एप्रेसिबल का मतलब यहां साफ हुआ कि स्पष्ट रूप से नजर आनी, यहां जो है देखिए दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट एप्रेसिबल, क्लियर नहीं रहेगा। जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट्स होते हैं उसमें ये बात क्लियर बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब एनर्जी यानी इनर सेल्स जो होते हैं कंप्लीटली फील्ड, उसमें से आपको ये पता नहीं चलेगा। बट इन द आउटर मोस्ट सेल्स, जैसे यहाँ M में दिखाया गया है 4 इलेक्ट्रॉन, यस, बट इन द आउटर मोस्ट सेल्स मॉडिफिकेशन इज एप्रेसिबल, बिल्कुल स्पष्ट होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मेनी नेबरिंग एटम्स। वैसे भी 14 एक ग्रुप एलिमेंट है भाई, तो शेयरिंग में इसका तो खानदान ही इतना लंबा चौड़ा है। शेयरिंग करके कैटिनेशन पावर इसके पास होता है, और इस कैटिनेशन पावर की वजह से इसकी फैमिली की संख्या जो है ना, फैमिली में मेंबर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। अब आता है यानी बात यहां समझ में आ गई होगी कि जब ये आइसोलेटेड एक एटम का जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसमें से जितने भी एटम्स होते हैं, यानी यहाँ जो देखे एटम्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम कैन हैव आर्बिट्ररी वैल्यूज बट ओनली सम डेफिनिट वैल्यू। लेकिन यहाँ से जैसे ये क्वांटाइज्ड हो जाता है, यानी यहाँ जैसे अब क्वांटाइज नहीं, सीधा जो है, तो यहाँ जो बात हम लोग कर रहे थे, है ना, आर्बिट्ररी वैल्यूज नहीं होता है, तो बात यहाँ समझ में आ गई होगी कि जब तक एटम को हम लोग क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिकल लॉज के अनुसार देखते हैं तो इसके पास आर्बिट्ररी वैल्यू तो नहीं होता है, बट एक डेफिनिट वैल्यू होता है। ऐच्छिक मान नहीं होगा, एक डेफिनिट वैल्यू होता है। हाउएवर इफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी जब ये क्रिस्टल के अंतर्गत आने उसी सॉलिड को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एज क्रिस्टल, तो इसमें से इसके जो एनर्जी होते हैं क्रिस्टल में, वो एटम बिलोंग्स टू ए क्रिस्टल, देन द एनर्जी लेवल ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स आर मॉडिफाइड, यहाँ मॉडिफाइड हो जाएगा। इसके पीछे का वजह आपको बताया जा चुका है। यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जैसे
ये कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा नंबर ये भी कंप्लीटली फिल्ड है जो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये तीसरा यानी के एल एम, यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन था लेकिन 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, बट इन द outermost states modification is irreversible because the electrons are shared by many neighboring atoms. Due to influence of high electric field between the core of the atoms and the shared electrons, energy levels are split up or spread out, forming energy bands. Yes, यहाँ क्या है कि जब क्रिस्टल फॉर्म में हम लोग आते हैं तो प्रभाव होता है किसका, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई एक दूसरे से शेयर करेगा तो जाहिर सी बात है जो एटम्स के न्यूक्लियस होंगे वो एक दूसरे के नजदीक होगा, सिंपल सा बात है। दूसरा नंबर बात हुआ कि इसमें से जो ड्यू टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव जो होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बिटवीन द कोर ऑफ द एटम्स एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किया गया है उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग होता है। एंड एनर्जी लेवल जो बाहर वाले जो हाफ फील्ड पार्शियली फील्ड जो होते हैं एटम्स उस पर इसका प्रभाव पड़ता है और ये क्या होता है स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट आउट फॉर्म बहुत सारे लेयर्स इस तरह से क्रिएट हो जाता है। अब इसी को हम लोग को डिस्कस करने के लिए सीधा जाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा क्यों न किया जाए कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में मोस्ट यूज्ड जो होता है, फ्रीक्वेंटली यूजेज जो होता है सिलिकॉन होता है, तो उसी का एग्जाम्पल पकड़ते हैं और उसी के तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। कंसिडर अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन हैविंग एन एटम्स, ईच एटम कैन बी एसोसिएटेड विद द लैटिस साइड, है ना, क्रिस्टल साइड में है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान रहे, इसमें से इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसका मतलब हुआ 2 8 यानी 2 8 एंड 4, जबकि इसमें से कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। देखिए सारा गेम इसी का खेला हुआ होता है। ये जो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हुआ है इसके पीछे सीधा बात समझना, अभी ज्यादा एन है ना, बहुत सारा जो है बगैर टू नंबर वगैरह इन्वॉल्व करके ये सब दिमाग खराब नहीं करना है। सिंपल आप समझिए, जैसे कि बोला गया पीछे कि जो कंप्लीटली फील्ड है इस पर इसका गहरा असर नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बट उसको हम लोग इग्नोर करते हैं या वो कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो पार्शियली फील्ड होते हैं ना, यही सारा गेम प्लांट करता है। जैसे यहां देखेंगे तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन और यानी इस जगह पर देखिए 2 तो है, 3s2 कंप्लीटली फील्ड है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, नहीं है, तो यहाँ 2 ही है, 6 होना चाहिए, p6 होना चाहिए। तो ये जो है ये गड़बड़ होना शुरू होगा। कहने का मतलब हुआ कि ये हो गया k l और ये हो गया m, तो सारा गेम जो है यानी जो खेल होने वाला है उसके पीछे क्या होता है, तो ये पार्शियली फील्ड जो ऑर्बिट्स होते हैं सिलिकॉन के या इस तरह के जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, ऑलमोस्ट सारे में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में से जिसका क्रिस्टल फॉर्म हम लोग लेने वाले हैं, ऑलमोस्ट यही घटना घटती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये घटना कैसे कैसे घटती है। चले तो सीधा आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड सेमी सॉलिड्स, जो बात कही गई पीछे उसको हम लोग देखते हैं। यहां से क्या होगा कि आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया आपका, हाँ ये है एस यानी के एल, ये हो गया एम, ये सेल नंबर 3 है, ये 2 है और ये 1 है। फिलहाल आप एक एटम पर कंसंट्रेट करें, है ना, बाकी सब आपको पीछे पीछे दौड़ते चला आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे क्योंकि हम लोग क्रिस्टल में जा रहे हैं, और भाई साहब एक बात ध्यान रहे कि क्रिस्टल के बीच का डिस्टेंस जो एटॉमिक डिस्टेंस होते हैं, इंटर स्पेसिंग जो होगा वो बहुत कम होता है। तो यहाँ जो है ये घटाते चले जाएंगे और इसी के हिसाब से यहाँ आपका ये देखिए ये एनर्जी लेवल दिखाया गया है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसका भी ऐसे ही रहेगा के का, और एल का भी ऑलमोस्ट ऐसे रहेगा। सारे के इलेक्ट्रॉन दिखा गए हैं, है ना, डॉट 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 डॉट, 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है।
अब इसके बारे में सारा कैसे कंडक्शन एनर्जी बैंड बना, कैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बनेगा, कैसे वैलेंस एनर्जी बैंड बनेगा, ये सारी बात हम यहाँ डिस्क्रिप्ट करते जा रहे हैं। ध्यान से देखने की जरूरत है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इंटर स्पेसिंग को घटाते चलते हैं। अब जब आप यहाँ डी पर रहेंगे तो आप देखिए इसके जो यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें से बोले थे ना कि इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एनर्जी लेवल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा। अब यहाँ हम लोग को चेक करना है, जिसकी चर्चा यहाँ आपका कर दिया गया है। आर बराबर ओडी, और ये मच ग्रेटर देन वो है, बिल्कुल है। देखिए ये जो है ओडी वो ए से बहुत बड़ा है, ओडी वो ए से भाई इंटर एटॉमिक स्पेस है ना, डिस्ट्रिक्ट वाला दूरी नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या है कि एक एटम लें और एक एटम लेंगे तो उसी से n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ काउंट हो नहीं सकता है। एक बात ध्यान रखना है। तो ईच ऑफ एन एटम हैज इट्स ओन एनर्जी लेवल। द एनर्जी लेवल जो इस प्रत्येक एटम का पास अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और ये एनर्जी लेवल आइडेंटिकल होता है, शार्प होता है, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्क्रीट होगा, अलग अलग होगा और स्पष्ट होता है। द आउटर टू सबसेल्स 3s एंड 3p और बोले ना कि वही आपको नजर गाड़ के रखना है, किसमें, तो यहाँ रखना है। इधर में बोले ना कि ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, यहीं से जो चेंज होने वाला है तो इसमें से क्या होने वाला है कि आउटर जो 3s और 3m वाला सेल है, 3s और 3p जो m सेल का है, सिलिकॉन कंटेंट्स s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंटेंट्स 2s इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p इलेक्ट्रॉन। So there are 2 electrons completely filling 2n possible s cells, all of the same energy। भाई साहब यहाँ इसका जो एनर्जी है दोनों इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, एकदम ऑलमोस्ट बराबर होगा। ठीक इसी तरह से भले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ऑफ द 6 n पॉसिबल 6 इलेक्ट्रॉन, सभी n आपको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। पॉसिबल p लेवल ओनली 2n आर फिल्ड, एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका भी फिलहाल अभी d पर एनर्जी लेवल एकदम सेम होगा। ठीक, तो यहाँ समझना है, यानी ये अभी d पर एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये स्पेस घटाते चले जा रहे हैं और ये एनर्जी है लेवल यहाँ दिखाया गया है, अलग अलग नहीं कीजिएगा। ये K है, ये L का एनर्जी लेवल है, और यहाँ जो है M में से दोनों को अलग अलग किया गया है। नजर डालना है 3 नंबर सेल पर, और 3 नंबर में 3s2 है और 3p2 है। अब जरा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं OC लेस देना है ना, OC ग्रेटर, ये जो OC है R जो है वो ग्रेटर हम लोग कर रहे हैं OD से छोटा और OC से छोटा, OD से छोटा और OC से बड़ा R। यहाँ आने कहने का मतलब ये हुआ कि ये OD से छोटा और ये देखिए बीच में से यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ अगर लाएंगे तो क्या होगा, there is no visible splitting of energy level, but there develops a tendency for the splitting of energy। यहाँ होता क्या है कि एनर्जी लेवल यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से शैतानियां शुरू होने वाली हैं। क्या होगा देखिए, अब लाते हैं R बराबर OC। ठीक, वो जो डिस्टेंस उधर से लाया जा रहा है, अब इसको हम लोग ले आए हैं C पर। कहानी यहां से स्टार्ट होने वाला है। देखिए जहां से चिन्हित किया गया है वहां से स्टोरी इज नाउ स्टार्टेड। देयर इज नो विजिबल, अब यहां देखिए द इंटरेक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स बिकम एप्रेसिबल एंड द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। कॉमन सेस का मतलब होता है स्टार्स, यहां से प्रारंभ हो जाता है, यहां से लिख देते हैं आरंभ या प्रारंभ हो जाता है, कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है। कहां से स्टार्ट होगी जी, तो देखिए ये जो है
सी पर जैसे आया, यानी ये देखिए ये हम लोग का आर डिस्टेंस था, ठीक। तो जब ओसी बराबर आर होगा, कहानी यहां शुरू होगी। क्या हुआ कहानी में देखते हैं। तो कहानी बोल रहा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स becomes appreciable and the splitting of energy levels compensates। यहाँ appreciable हो जाता है, स्पष्ट जो है वो अलग अलग होना शुरू कर देता है। और ये जो एनर्जी लेवल होता था, ये एनर्जी लेवल यहाँ से टूटना आरंभ हो रहा है। देखिए इसका भी गया हालत, इसका भी खराब होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे ये टूटा, स्प्लिट हुआ, थोड़ा सा मोटा इसलिए दिखाई पड़ा है, दे दिए हैं क्योंकि आसपास नजर आए कि हो क्या रहा है। मतलब साफ हो गया, इधर से आए सी डी, ऐसा कुछ इधर से डी आया, बीच में भी रखे हम लोग, यहाँ ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। बट व्हेनेवर जब हम लोग एटॉमिक इंटर एटॉमिक दो एटम्स के बीच की दूरी घटाते हैं, यहाँ दूरी घटाने का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यहाँ एक एटम रखे सिलिकॉन का और दूसरा एटम इधर से लाया जा रहा है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, कर क्या रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो जो कर रहे हैं वही बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ तक लाए, इसके बाद जैसे सी पर आया तो यहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो गया, स्प्लिटिंग शुरू हो जा रहा है, आरंभ हो रहा है, कॉमेंसेस हो गया है। अब आगे का स्टेप देखते हैं, हाँ आर इज इक्वल टू ओ सी, द डायरेक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल। अब इंटरेक्शन में यहाँ फंसना नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों। अब भाई न्यूक्लियस है ना, तो इलेक्ट्रॉन को पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी उधेड़-बुन में यहाँ क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ जो एनर्जी का लेवल था वो टूटना आरंभ हो जाता है। अब आते हैं ओबी, यानी यहाँ जो आर है वो आर का मान ओबी से ग्रेटर रखना है और ओसी से छोटा रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं, ओबी और ओसी से छोटा करना है, यानी आर का मान ये बीच में आप इसको इधर नजदीक, बी के नजदीक लाई, है ना। तो यहाँ आपका स्टोरी नजर आएगा क्या, the energy corresponding to S and P levels of each atom gets slightly changed corresponding to the single S level of an isolated system. We get 2n levels. Similarly, there are 6n levels for the single P levels of an isolated system. यहाँ जो है कहानी स्टार्ट हो गया। यहाँ से देखिए ये टूटना शुरू हो जाता है, एक ये जो है टूटना आरंभ हो जाता है। और यहाँ जो है ये देखिए इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो है ये टूटना शुरू हो गया, ये ब्रेकिंग शुरू हो जाता है, हो गया। यहाँ जो है एप्रेसिएबल चेंजेस होता है। और इसी की बात यहाँ कही जा रही है कि जब हम लोग ऐसी परिस्थिति में रखेंगे तो एनर्जी जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस एंड पी लेवल्स ऑफ ईच एटम जो है वो एकदम स्लाइटली चेंज हो जाएगा, यानी कुछ परिवर्तित होता है। और ये जो एस और जो 2n इलेक्ट्रॉन था एस में और जो 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था पी में, उसका जो है आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ से चेंजेस होना शुरू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, ठीक। तो नेक्स्ट में से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये रहा। अब अगले बारी में आते हैं। अब पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, जरा सा इसमें से देखेंगे, बाद की बात कर रहे हैं, इसको हम घेर के छोड़ दे रहे हैं। आर बराबर ओबी कर देते हैं। आर बराबर जैसे ओबी होगा तो आर बराबर जैसे ओबी हम लोग करते हैं, कहने का मतलब हुआ कि ये आर जो इधर से वेरिएबल हम लोग दो इस एटम के नजदीक लाए, तो यहाँ जो है ना ओबी पर जैसे लाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, सब गड़बड़ हो रहा है ना, सब गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है गड़बड़, देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, द एनर्जी गैप डिसअपियर्स, जो अभी तक गैप था वो कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। एडन लेवल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, वी कैन only say that 4n levels are filled and 4n levels are
इम्पिटी। भाई साहब यहाँ हो क्या रहा है कि हम लोगों के जो एनर्जी लेवल्स यहाँ जो थे वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा देखिए इस जगह पर पूरा का पूरा जो है, जो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसका 4 था, है ना, एक्स्ट्रा 4 अनफिल्ड है, तो 6 इसका और ये 2 यहाँ देख रहे हैं कि सब एकदम कंटिन्यू हो गया, एक जैसा सबका यहाँ पूरा का पूरा जो है, जिसमें से 4 फील्ड, इसका 4 जो है फील्ड है और बाकी इसमें से जो इसमें 6 होना चाहिए वो अभी आनी, यहां से देखिए 6 इसका चाहिए ना, 6 है ना, 6 में से अगर एम में देखें तो अभी फिलहाल जो है 2 + 2 4 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ जो है द एनर्जी गैप डिसिपेट्स कंप्लीटली, जो एनर्जी गैप था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है और 6 और 2 8 जो हुआ लेवल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे तक जो लाइन खींचा हुआ था, जिसमें 4 ही लेवल्स जो है फील्ड हैं और अभी 4 लेवल खाली। ठीक, अब आता है OA, R बराबर OA, द बैंड ऑफ 4 आनी, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, देखिए ये कहानी आ गई आनी, ये क्लोजर टू द अदर एटम के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ जो है फिर है ना, जैसे नहीं होता है बहुत सारा जो है, पहले एक दूसरे को देखा, लड़ाई हुआ, बहुत सारे बच्चे है ना एक दूसरे को देख रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद में सब में दोस्ती हो गई, फिर मिलजुल करके सारा खिलौना बांट के खेल रहा है, इसके बाद फिर स्टोरी शुरू हो गई, है ना, फिर लड़ जाएगा, भाई बाल मन है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो है सीधा लाते हैं द बैंड ऑफ फॉरेन फील्ड एनर्जी लेवल्स आने OA पर ले आए, द बैंड ऑफ फॉरेन फील्ड एनर्जी लेवल या 4 जो फील्ड एनर्जी लेवल है वो सेपरेटेड फ्रॉम बैंड फॉर एन अनफील्ड एनर्जी लेवल्स बाय एन एनर्जी गैप कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। कहानी शुरू। देखिए ये जो 4 था है ना, 4, तो यहाँ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, अब हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं और ये देखिए समझने की कोशिश की जाए, 1-2 बार देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये अलग हो गया, इधर आ गया सब, है ना, एक गैप क्रिएट हो गया और ये गैप क्रिएट, यहाँ जो है गैप जो क्रिएट हुआ है बीच में, जहां कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह सकता है, हो गया, साथ में कूद खेला, इधर उछल कूद किया, इसके बाद यहाँ सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए यहाँ यही बात बोला गया, द बैंड ऑफ फॉरेन फील्ड एनर्जी लेवल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड ऑफ फॉरेन अनफील्ड एनर्जी लेवल्स बाय एन एनर्जी गैप कॉल्ड, इसी को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। द लोअर कंप्लीटली filled band with valence electrons is called the valence band and the upper unfilled band is called the conduction band। अब वापस आते हैं ना, वहीं आते हैं क्योंकि सारा चीज तो वहीं गाड़ा हुआ है, वहीं से निकालना पड़ेगा। ये रहा, देखिए यहाँ क्या होगा कि सारे जो 4, क्योंकि इसमें वैलेंस है भाई, सिलिकॉन का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नजर आएगा, इस जगह पर नजर आएगा, है ना, और ये वाला कंप्लीटली जो है इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। बीच में एक गैप क्रिएट हुआ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसके बाद ये रहा कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली रहेगा भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यहाँ जो है नो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा देन हाउ इट कैन कंडक्ट, क्यों कैसे कंडक्ट करेगा, तो वही तो पढ़ना है, वही तो सेमीकंडक्टर का ब्यूटी है कि आप थर्मल एजिटेशन की वजह से होगा, फिर आप उसमें से इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, इसी की जानकारी लेनी है। और ये जो है देखिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यहाँ भी यहाँ स्टे भी नहीं कर सकता है, और इस वक्त जो है कंडक्शन बैंड वो बिल्कुल खाली होता है। अब आते हैं इसका जो एक पॉइंट था, इंसेंड इज वेरी लार्ज नंबर, है ना, ये लार्ज नंबर्स होते हैं, इनका मतलब यहाँ हो गया 10 टू द पावर, वो जो है ना 6.023 ऐसे नहीं लेना भाई, वो या मान लीजिए ये जो
कभी आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो एक कंपोजिशन होता है तो उसके लिए एक बार यूनिट वॉल्यूम 10 टू द पावर 28 दर्शाया जाता है, उसमें से डोमेन वगैरह है। तो वहां आप देखेंगे यहाँ जो है लगभग ये बहुत बड़ा नंबर होता है, देख रहे हैं। अगर n एटम्स, जो n की बात कही जा रही है, इसीलिए बोले देखिए एक एटम के बारे में सोचिए, तो ये जो है 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 एटम्स होते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज वेर, ये इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो है जो वैल्यू होता है उसका एनर्जी लेवल का, वो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज ऑफ अ फ्यू, बहुत ही छोटा होता है, देख रहे हैं। Therefore the levels due to the spreading are very closely spaced and the spacing is around। ये डाटा आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको कोई ठग नहीं पाए, है ना। इसीलिए हम इसको डाल दिए हैं कि भाई ये जो बहुत बड़ा जो एनर्जी स्प्लिटिंग होता है, एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें से ध्यान रहे कि ये जो n है ये बहुत बड़ी संख्या है। अब वहां हम लोग अगर बोले 6.023 क्या है भाई, एड्रोज नंबर क्या है, झक मार रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये नंबर याद रखना चाहिए, है ना। तो भाई देखिए एक बात है, सिंपल बात समझिएगा कि शोले के जनता जैसा नहीं करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर शोले सिनेमा देखे हो तो जब बसंती और जय वीरू जा रहा है तो दिखाया था कि भाई उसमें से बल्ब भी जल रहा है, ठीक, टंकी भी जहां धर्मेंद्र चिल्ला रहा है, फिर भी ठाकुर के यहाँ शाम को जो है लालटेन जल रहा है। अब थोड़ा कंट्राडिक्शनरी बात है ना, तो थोड़ा सा देखिए इसको, बुक्स वगैरह देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि व्हाट आई एम सेइंग। यस, तो यहाँ जो है ना इसकी संख्या बहुत बड़ी होती है। कहाँ से मैच करेगा आपका जी, देखिए कहाँ है 6.023, बकवास वाला बात हो गया। एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज ऑफ फ्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी इतना छोटा होता है कि सारे क्लोजली स्पेस्ड होते हैं एनर्जी, तो वहां डिफरेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल है। अब आता है द लेवल्स ड्यू टू द स्प्रेडिंग आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, बहुत काफी नजदीक होता है। द स्पेसिंग इज अराउंड, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्रिस्टल के 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका जो स्प्रेडिंग होता है, स्पेसिंग होता है एक के बाद दूसरा एनर्जी, जो 10 टू द पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा, इतना क्लोज होता है, इसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए डाटा डाला गया है कि भाई सिंस n इज वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज नंबर अराउंड 10 टू द पावर 29 एटम पर मीटर क्यूब एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये छोटा एनर्जी होता है। अब ये भी टूट गया, देयरफॉर द लेवल्स ड्यू टू द स्प्रेडिंग आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, बहुत ही लेवल्स जो होते हैं, जो लेवल बना हुआ है ये काफी क्लोज होता है। द स्पेसिंग इज, जो इतना एनर्जी है जो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात किया गया 10 टू द पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटे छोटे बारीक एकदम माइक्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग लाइंस होते हैं। तो ये थोड़ा सा काउंटिंग या इसको ऑब्जर्व करना कठिन होता है। ये था आपका एनर्जी बैंड। फिर एक बार देख लेते हैं इसके डायग्राम को, क्योंकि काम तो यही आएगा, है ना। पहले चरण में जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को घटाते चले गए तो चेंजेस इधर नहीं देखना है, ये चेंजेस होता है बहुत बड़ा, एप्रेसिबल चेंज नहीं होता है। बी पर लाए तो कंप्लीटली सारे जो पी और एस के दो इलेक्ट्रॉन थे वो कंप्लीटली जो है एक, है ना, एक सिनेरियो में एक जगह जो है पूरा का पूरा यहाँ जो बैरियर था वो कट गया। लेकिन जैसे ही हम लोग ए की तरफ मूव करते हैं, एक की तरफ, मतलब यहाँ कुछ ये नहीं समझना है कि किसके तरफ जा रहे हैं भाई, दूसरे एटम, एक एटम को दूसरे एटम की तरफ लाया जा रहा है, सिंपल बात रखना है। तो यहाँ जो है फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था वो वैलेंस एक किनारे लग जाएगा, बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, और फिर कंडक्शन जो है वो कंडक्ट, ये जरूरी है कि अगर कंडक्शन एनर्जी बैंड में से इलेक्ट्रॉन नहीं है तो समझिए कि क्या काम से वो कोई भी सब्सटेंस हो कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो ये था आपका एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है,
सेमीकंडक्टर में इसकी जानकारी दी गई। रही डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड। ये एनर्जी बैंड का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। नोट, ध्यान रहे द एग्जैक्ट एनर्जी बैंड पिक्चर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। अभी जैसे हम लोग बोले कि एक एटम को दूसरे एटम में के नजदीक लाया जाता है, क्रिस्टल अरेंजमेंट जो होता है एक प्रॉपर मैनर में किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है ना एनर्जी बैंड्स जो होते हैं ना उसका सही जो चित्र आएगा वो रिलेटिव ओरिएंटेशन यानी एक एटम से, क्योंकि देखिए क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा अलग अलग है, तो इस पर निर्भर करेगा कि किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसके ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। इफ द बैंड इज इन अ सॉलिड और कंप्लीटली फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट परमिटेड टू मूव अबाउट बिकॉज देयर आर टू वैकेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल। अगर मान लिया जाए कि सॉलिड है और ये इफ द बैंड इज इन अ सॉलिड और कंप्लीटली फिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं परमिट नहीं किए जाते हैं, इसको आदेश नहीं है मूव अबाउट बिकॉज देयर आर नो वैकेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल। भाई ऊपर में दिखाया था कंडक्शन में, मान लीजिए वहां भी भरा हुआ है यहाँ भी भरा हुआ है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। चले आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ अब डिसाइड कर लेते हैं कि क्रिस्टल में एनर्जी बैंड जो दिखाया गया है वो एनर्जी बैंड मुख्यतया दो प्रकार का हो गया। एक हो गया वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, और दूसरा हो गया कंडक्शन एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड। अब यहां समझना ये है कि ये बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फॉरबिडन का मतलब ही होता है मनाही, यानी अंदर जाने का परमिशन नहीं है, ठीक, यानी ये एक्सचेंज नहीं करना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये रहा। अब यहां आपको अभी जो परिस्थिति था उसमें से दर्शाया गया है, क्या क्या दर्शाया गया है देखते हैं। इसमें से दर्शाया गया था कि एक हो गया इधर से, जरा सा इसको हम कलर चेंज करते हैं पहले। एक हो गया ये वैलेंस एनर्जी बैंड, बीच में से गैप हो गया, और ये रहा। चलिए इसमें से क्या था, ये था आपका कंडक्शन एनर्जी बैंड जो बिल्कुल अभी खाली था। इसके बाद में ये है वैलेंस एनर्जी बैंड जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए थे। ये हो गया ई बेस जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ई बेस जी लिखा जाता है। अगर वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाना है तो ये एनर्जी का जो है ना दरिया पार करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ जब तक ये दरिया नहीं पार करेगा तब तक ये नहीं जा सकता कंडक्शन एनर्जी बैंड में। तो जब भी इसको दर्शाना हो तो इस मैनर में आप दर्शाइए। ये था आपका एनर्जी बैंड। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जहां देखेंगे कि इसमें से फील्ड है, इसमें फील्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि ऊपर में आपको बताया गया उसी अनुरूप चलना है। तो फिलहाल चलते हैं, क्या ये एनर्जी बैंड का ये स्वरूप रहेगा, ऊपर में लिखना है कंडक्शन एनर्जी बैंड, नीचे हो गया वैलेंस एनर्जी बैंड। वैसे बहुत सारे बुक्स में से ऐसे भी दिया हुआ मिल जाएगा कि एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप, वैलेंस एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप को भी ट्रीट किया गया है एज एनर्जी बैंड। तो बॉन्ड बैंड अंतर है भाई, बॉन्ड में जो है शेयरिंग होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए, या उसमें से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होता है, मोलिकुलर स्पेसिंग या एटॉमिक इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वजह से ये घटना घटी। मोलिकुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी है। कोई बोलेगा गलत, तो नहीं, उधर भी है रामगढ़। ठीक, कहने का मतलब हुआ रामपुर रामगढ़ नहीं। तो सीधी सी बात यहाँ आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मेटल्स, यस, these are the metals
अब मेटल्स में हम कंडक्टर यानी मेटलिक कंडक्टर का ही चर्चा हम शुरू किए थे। ये जो है हम यहाँ बात कर रहे हैं किसका, तो मेटालिक कंडक्टर्स। हाँ भाई मेटालिक कंडक्टर्स। यहाँ आप देखिए जो डायग्राम में बताया गया, ये कंडक्शन एनर्जी बैंड है, ये वैलेंस एनर्जी बैंड है, ये ओवरलैप है। अब यहाँ आपको सारा चीज मिल जाएगा नोट में। अब ध्यान से देखेंगे तो होगा द फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम shows that the conduction band is only partially filled with the electron। इसमें से देखिए ये वाला जो है पार्शियली फिल्ड हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल डायग्राम आपका नीचे दिखाया हुआ है। देखिए ये वाला जो है ये नीचे दिखाया गया है, तो इस पर ध्यान देना है। मेन आपको बुक्स वगैरह में ये वाला मिलेगा। चलो, with a little extra energy the electrons can easily reach the empty energy levels above the filled ones and the conduction is possible। the second possible energy जो है यहाँ से कह रहा है ना कि ये आराम से पहुंच सकता है, यहाँ से जा सकता है, लेकिन ये दो वाला में ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके क्लास के लिए ये जरूरी है। तो यहाँ लोग चलते हैं है ना। द सेकंड पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग विद द वैलेंस। देखिए तो ये इस पर चढ़ा हुआ है, ये ओवरलैप किया हुआ है ना, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप किया हुआ है। दिस इज बिकॉज द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड नीड्स लेस एनर्जी देन द हाईएस्ट लेवल द वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड ओवरफ्लो इनटू द कंडक्शन बैंड एंड आर फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल फॉर द कंडक्शन। इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज सो, इट हैपेंस सो। यानी यहाँ अगर यदि इस तरह के सॉलिड का क्रिस्टल बना हुआ है तो आसानी से वैलेंस से कंडक्शन एनर्जी बैंड में थोड़ा सा एनर्जी अगर मिलेगा, फ्री फ्लो होता है, फ्री फ्लो, इसीलिए आसानी से कंडक्टर जो है कंडक्ट करता रहता है। एक बात है यहाँ ध्यान रहे कि द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। यानी जो हाईएस्ट एनर्जी जो होगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के पास इस वक्त अगर जीरो टेम्परेचर रखा हुआ, क्योंकि भाई ये टेम्परेचर बहुत बड़ा खेल खेलता है, तो इस तरह के लेवल को हम लोग कहते हैं, यानी जो हाईएस्ट एनर्जी का अमाउंट होगा दैट इज नोन एज फर्मी लेवल। द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एनफ एनर्जी टू गो बियॉन्ड दिस लेवल देन कंडक्शन टेक प्लेस। यानी ये अगर मान लिया जाए इस तापमान पर भी क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कर सकता है तो यहाँ फ्लुएंटली जो है वो कंडक्शन होता रहता है। आपको मुख्य मुद्दा ये रखना है कि भाई यहाँ जो है कंडक्शन एनर्जी बैंड और वैलेंस एनर्जी बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, इसीलिए कंडक्टर्स जो होते हैं सामान्य तापमान पर आसानी से कंडक्ट करते रहते हैं। आगे की बात आते हैं सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। भाई सेमी, इसी के लिए तो इतना उटपटांग हुआ है ना, जो क्लासिफिकेशन जो किया गया। अब यहाँ हम लोग एनर्जी बैंड की चर्चा करेंगे। वी हैव टू नो अबाउट द, ये कंडक्शन बैंड है ना, ये हो गया कंडक्शन बैंड। जरा सा इसको हम व्हाइट से लिख देते हैं ताकि हो सकता है ये नजर नहीं आ रहा हो, तो यहां लिख देते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हो गया, यानी ये है कंडक्शन एनर्जी बैंड। चले यहाँ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे सेमीकंडक्टर है तो एक बात समझ जाइए कि लो टेम्परेचर रहेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी एनर्जी बैंड में हम दिखाए हुए हैं कि कंडक्शन एनर्जी बैंड बिल्कुल खाली रहता है, और जब तक कंडक्शन एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा भाई साहब ये कंडक्ट नहीं कर सकता है। दिमाग दुरुस्त सीधा समझना है, देखना है इज देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, आर देयर आर द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द कंडक्शन एनर्जी बैंड, देन सेमीकंडक्टर विल कंडक्ट लेस, ये नहीं कर सकता है। अब आते हैं इसको कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हैंस द क्रिस्टल इज इंसुलेटर। इसीलिए लो टेम्परेचर वाले वो शुद्ध अगर सेमीकंडक्टर है तो इस तापमान पर ये कंडक्ट नहीं करता है। एट रूम टेम्परेचर some valence electron gain energy more than the energy gap and move to conduction band to conduct even under the influence of weak electric field। अब है
कि ये क्या बोला गया है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड में जो अवेलेबल होते हैं वो उतना एनर्जी गैप यानी उतना एनर्जी एक्वायर कर लेता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसको पढ़ रहे हैं, अगर कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो ये क्या करेगा, वैलेंस एनर्जी बैंड से जंप कर सकता है इधर तो कंडक्शन एनर्जी बैंड की तरफ। अब यहां क्या होगा, देखिए ये ध्यान रखना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है अगर जर्मेनियम का हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं तो वहां 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत लोग बैठे बैठे सोचेंगे कि अरे ये तो बोल रहा है कि सिलिकॉन का ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है, यहाँ तो देख रहे हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो जर्मेनियम का है। आपको पीएन जंक्शन डायोड जाते जाते सारी बात पता चल जाएगी। सिंस इजी स्मॉल देयरफॉर द फ्रैक्शन इज सी। देखिए यहाँ जरा सा देखिए, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है e टू द पावर माइनस EBS जी के बी इंटू टी हो गया यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के बी हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और EBS जी जो होगा वो हो जाएगा आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये गैप जो होता है ना सीध कर जाता है इस टेम्परेचर पर, जो है वो गायब हो जाएगा यहाँ से। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है इसको, तो यहाँ है एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड। जैसे मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड तो बंधा हुआ है ना भाई, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब ये जिस जगह से निकलेगा तो जाहिर सी बात है क्या करता है, इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड, और सच अनफिल्ड रीजन्स आर कॉल्ड होल। तो जहां से निकलेगा, जैसे ये वाला आगे हम लोग देखेंगे डायग्राम में, तो वहां क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए एक SI एटम है और एक SI एटम है। अब ये कठिनाई इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पर है। अब मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया भाई साहब, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, और ये होल जो क्रिएट होगा, ये जो खाली स्थान जो बनेगा है ना, तो वो क्या कह रहा है, ये एज एन इलेक्ट्रॉन लिफ्ट्स द वैलेंस बैंड, इट लिफ्ट्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड। तो यहाँ एक एनर्जी लेवल छोड़ करके जाता है, एनर्जी लेवल छोड़ के जाता है। उतना एनर्जी अगर किसी अदर इलेक्ट्रॉन के पास होगा, बढ़िया से समझिएगा, ये जब निकलेगा तो यहाँ एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, और ये भरता भी है, रिकम्बाइंड भी होता है, लेकिन इस स्थान को वही भर सकता है जिस यानी वह इलेक्ट्रॉन भर सकता है जिसके पास सच अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। बात क्लियर? इसका मतलब हुआ कि आगे रिकम्बिनेशन होने वाला है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है होल्स को भर सकते हैं। तो यही बात यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं कि एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, जब ये वैलेंस बैंड को से बाहर निकलता है तो एक एनर्जी बैंड यहाँ छोड़ करके जाता है जो अनफिल्ड होता है। देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सच अनफिल्ड रीजन्स आर टर्म्ड एज होल्स, इसी को होल्स कहते हैं इन द वैलेंस बैंड। दे आर मैथमेटिकली टेकन एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन इसको फील्ड करेगा जो जिस इलेक्ट्रॉन के पास सच काइंड ऑफ एनर्जी लेवल होगा, इसीलिए ये जो है टेकन एज पॉजिटिव चार्ज, यानी होल्स जो क्रिएट होते हैं उसको कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर। एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर्ड टू अ पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एक बात ध्यान रहे कि ये जो होल्स हैं एक जगह है, एनर्जी फील करेगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां होल क्रिएट कर गया, फिर आगे होल क्रिएट कर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ जो ऐसे एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन, जो इस रीजन में इस तरह का मूवमेंट होता है वो है पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। होल अलग अलग जगह पर क्रिएट हो रहा, फिल होते जा रहा है, क्रिएट होते जा रहा है, तो यहाँ है फिर आगे करेगा, फिर आगे करेगा, तो इसको माना जाता है कि होल्स आर मूविंग। जबकि होल्स आर है ना, न्यूअर होल्स आर क्रिएटेड, नए होल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन ये कंसीडर किया जाता है कि होल्स आर मूविंग। ये बात समझना है। आगे आप इंसुलेटर्स, इसका तो बात ही आला है ना।
Electrons, however, heated cannot practically jump to conduction band from valence band due to a large energy gap. कुछ भी कर लेंगे, है ना। ये देखिए E बेस G का मान अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी कीमत पर यहाँ जो है हीटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स however heated cannot practically jump to conduction band from valence band due to a large energy gap, ये नहीं जंप कर सकता है। therefore conduction is not possible in insulator। जैसे डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, देखिए डायमंड का यहाँ दिखा हुआ ये बेसिकली डायमंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर जो आप सॉलिड की बात कर रहे हैं, गैस को लेके बैठ नहीं जाना है ना। सॉलिड में से डायमंड का नई जानकारी दिया जा रहा है, तो इसको आप समझिए भाई बढ़िया से। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये हो गया। अब इसकी बात हो गई कि हॉरिजॉन्टल एनर्जी से मुंह मोड़ने में फायदा है। यहाँ जो है इंसुलेटर लाने के पीछे का वजह है, वी हैव टू कंपेयर द सेमीकंडक्टर with respect to the insulator and with respect to the conductor, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में था, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बीच में लाई कर रहा था, इसीलिए इसको लाना पड़ा और इसमें से दिमाग खपाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जरा सा आगे की तरफ जर्नी करने के पहले जरा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की चर्चा कर लेते हैं। रिसीविंग एन एडिशनल एनर्जी, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इज फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल लैटिस, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल आएगा ना, तो वो क्या होता है कि तोड़ देता है और तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ जो है एक डायग्राम आगे दर्शाया गया है, तो इसमें से तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा करके पूरे क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग इसके तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ जरा सा एक दो बात ध्यान रखें कि ऑन रिसीविंग एडिशनल एनर्जी कहां से मिलेगा भाई, रूम टेम्परेचर दीजिए। अभी तो वे एकदम प्योर है, बाद में डॉपिंग आएगा तो कुछ राहत मिलने वाली है इसको। तो ऑन रिसीविंग एन एडिशनल एनर्जी, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कोवेलेंट बैंड ब्रेक्स, जो कोवेलेंट बैंड है वहां ब्रेक करता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के पूरे क्रिस्टल में वेंडर कर सकता है। While coming out of the covalent bond, it leaves behind a vacancy in the hole। ये तो बात अभी हम लोग कर चुके हैं। ये बात वहां इसीलिए बताया गया क्योंकि भाई वो एक एनर्जी का स्टेट छोड़ करके जाता है, और उस एनर्जी स्टेट को अगर कोई भर सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फोर्स के पास सच अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। An electron from the neighboring atom can break anyway and can come to the place of the missing electron, जो होल है, completing the covalent bond and creating a hole at another place। वही बोले ना, एक से तोड़ेगा दूसरे में घुसेगा, अगर आगे बढ़ेगा। ठीक, the holes move randomly in a crystal, और ये घटना क्रिस्टल के अंदर कहीं भी हो सकता है। आनी आप इसको डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि ये वाला बात वो टूटेगा, वो वाला बात टूटेगा, वो है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन आके इसको भरेगा, वहां होल क्रिएट होगा, तो ये नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है द होल्स मूव रैंडमली इन ए क्रिस्टल लैटिस, ये बात ध्यान रखना है। द कंप्लीशन ऑफ अ बॉन्ड मे नॉट बी नेसेसरली ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्ड ऑफ अ नेबरिंग एटम। The bond may be completed by a conduction band electron, that is free electron, and this is referred as electron hole combination। ये बात यहाँ इंसुलेटर में दिखा रहे हैं कि जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है ना। इसे बहुत लोग ये बात सोचते रहते हैं, गलत बात है, नहीं सोचना चाहिए, बहुत बुरा बात है कि यहाँ जो इसी में ये घटना घटेगी, है ना, ये जो है टूटना, ये सब जो होता है, नहीं 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 नहीं, गलत। यहां आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि ये घन यहाँ टूटा, बगल में आया, वैलेंस बैंड में ही ये घटना घटेगी, नहीं भाई, ये कंडक्शन बैंड से हो सकता है। यही बात को यहां से इलेक्ट्रॉन आने वाला जो होगा, द कंप्लीशन ऑफ बॉन्ड मे नॉट बी नेसेसरली ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्ड ऑफ नेबरिंग एटम। कोई जरूरी नहीं कि जो बॉन्ड जो है, बैंड और बॉन्ड मिलाइएगा मत, तो वहां से टूट करके आया। द बॉन्ड मे बी कंप्लीटेड बाय कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, और कहां से कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके आ सकता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज रेफर्ड एज
इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो वहां से आकर के रिकम्बाइंड होता है। छोटी छोटी बात है, लेकिन इसको अगर एवरेज वे में आप अगर ले चलते हैं तो मुश्किल खड़ा होगा, फिर आपका जो आगे का स्टैंडर्ड है वो गिरता चला जाएगा। आगे आते हैं, अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसी को बनाना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जैसे क्रिस्टल लेना है, यहाँ तो आप डिसाइड हो गया ना कि हम लोग जो यूज करेंगे वो सर्टेनली क्रिस्टल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो एनर्जी गैप इन एसआई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बताया जा चुका है आपको, और जर्मेनियम में जो है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए ये पूरा कंफिग्रेशन हम डाल दिए हैं, क्योंकि कभी जब ऑफलाइन में क्लास में पूछा जाता था तो यहाँ गड़बड़ होता था, तो इसीलिए इस जगह पर बहुत क्लियर कंसेप्ट रहा है। तो एनर्जी गैप इन एसआई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, ये कहीं कहीं बुक में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। सिलिकॉन का देखिए एटॉमिक नंबर 14 है, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्मेनियम का 32 होता है, जहां आपका देखिए ये वाला, इससे मतलब नहीं है बदमाशी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन करता है ना, वहां भी हम शैतानी यही वाला इलेक्ट्रॉन किया था। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल्स। हाँ जी, देखिए रूम टेम्परेचर पहले 0 पर, तो ये कुछ करने वाला है नहीं, कंडक्टर वगैरह नहीं करेगा। व्हाट विल हैपन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ क्या होगा, थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट एनर्जी मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, भागेगा, और इसी कॉम्बिनेशन आने इसी दौरान क्या होगा कि जो विशुद्ध सेमीकंडक्टर है, जहां हम लोग अशुद्धि नहीं मिलाए हुए हैं, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। अगर Ni हो गया, इसको सिंबल अलग रखिएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। एंड PIR द कंसंट्रेशन ऑफ जो है सांद्रता, यहाँ जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रेस्पेक्टिवली। तो एक बात जान जाइएगा, थर्मल में क्या होता है, थर्मल एजिटेशन की वजह से यानी जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊर्जा लिया, उसकी वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्वांटिटी NiNPi रेफर्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसीलिए इसको हम यहाँ अलग रखे हैं, डॉपिंग के बाद बदल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं यहाँ जो क्रिएट होता है रूम टेम्परेचर पर, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमेशा उतना नंबर ऑफ होल्स होता है एट इट हैपेंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं डोपिंग सेमीकंडक्टर। डोपिंग इज द प्रोसेस, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। डोपिंग का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स, है ना। इम्प्योरिटी एटम्स में आप एक बात जान जाइए, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये आपका 14A ग्रुप एलिमेंट है, ठीक। जाहिर सी बात है कि इसमें से बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी ये 14A ग्रुप एलिमेंट है, पक्का हो गया। तो इसमें से सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो 4 होता है। तो इसमें जो डॉपिंग किया जाएगा, यानी जो अशुद्धि मिलाई जाएगी, और मिट्टी पत्थर थोड़े ही मिलाना है इसको, तो एकदम जैसे 14A ग्रुप एलिमेंट है तो या तो आप 13A ग्रुप एलिमेंट के एटम को जोड़ सकते हैं, या नहीं तो 15A ग्रुप एलिमेंट यानी फॉस्फोरस के खानदान को जोड़िए, या नहीं तो एल्यूमिनियम का, बस। इसके बाद आप दूसरा इम्प्योरिटी एटम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो डॉपिंग इज द प्रोसेस of deliberate addition of a very small amount of impurity into the intrinsic semiconductor. The impurity atoms are called dopants. जो एटम्स हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग डॉपेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ 13A ग्रुप एलिमेंट हो गया या 15A ग्रुप एलिमेंट हो गया, तो जो जिसका एटम हम जोड़ेंगे वो कहलाएगा क्या, डॉपेंट्स। The semiconductor containing impurities known as impure और extrinsic semiconductor, जब हम लोग ऐड कर देंगे उसमें तो वही क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर हो गया, एक्सट्रिंसिक में जैसे आप डॉपेंट्स डाले, डॉपेंट्स का मतलब हुआ या तो 13A ग्रुप एलिमेंट को जोड़िए, नहीं तो 15A ग्रुप एलिमेंट को जोड़िए। भाई एलिमेंट अब गैस लेके थोड़े बढ़ जाना है, सॉलिड है, क्रिस्टल है, तो उसी तरह के एटम्स को जोड़ना होता है। अब हम मेथड ऑफ डॉपिंग कैसे जोड़ सकते हैं, तो क्रिस्टल
पर क्या करना है, डोपेंस एटम को लेकर के और हीट करना है। हीट करना है, पिघला नहीं देना है, नॉर्मल हीटिंग होता है। इसके बाद मॉडरेट हीटिंग कीजिए। हेडिंग इम्प्योरिटी एटम इन द मोल्टेन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा इसको जो है सॉफ्ट करके हीट करके उसमें डाला जा सकता है। लेकिन आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर को डॉप्ट किया जाता है बाय बोम्बार्डिंग, है ना, बोम्बार्डिंग यानी जो है बार बार उस पर हीट करने के बाद, हीट करने का मतलब हुआ सीधा जो है उससे बोम्बार्ड करवाना पड़ता है। किस पर? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। तो उसी में से एक तो एटम जो है उसमें से सेटल डाउन कर जाता है, क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक एटम को रिप्लेस करता है और अपने सेटल हो जाएगा। मतलब सात बात हो गया, गया बाहर से, घर से एक एटम को भगा दिया, उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। यहां आते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें से कोई एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। हम लोग जानते हैं ये 14A ग्रुप एलिमेंट है, इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। जैसे यहाँ जर्मेनियम का आपको दिखाया गया, क्योंकि बाद में तो हम लोग खाली सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे, तो बेचारे को एक बार इस्तेमाल कर लेना है। ये रूम टेम्परेचर पर सारी कहानी है। इसमें से देखिए यहाँ क्या है, हीट एनर्जी रूम टेम्परेचर पर, ये जो ऐसे ऐसे दिया गया है, ऐसे दिखाया गया है, ये क्या है, हीट एनर्जी इसमें डोनेट किया गया, जिससे कि इसमें से होल क्रिएट हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो इसमें आपको डायग्राम में सारा चीज मिलेगा। ये CV हो गया, ये VV मतलब हो गया कंडक्शन एनर्जी बैंड या कंडक्शन बैंड हो गया, और ये वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया। बीच में है फॉरबिडन एनर्जी गैप। कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बंधा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड में। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे रूम टेम्परेचर पर डालेंगे, जाहिर सी बात है कहीं ये होल क्रिएट करके सीधा बाहर निकल आएगा और ये बन गया क्या, होल्स। ये देखिए होल्स क्रिएट हो गया। इट हैपेंस, ये जो है हैपन होता है। जैसे यहां भी देखिए आपको दर्शाया हुआ है, ये जहां भी होल है तो उसका एक इंडिकेशन दिया गया है ना, और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इट हैपेंस इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसका कि हम लोग क्रिस्टल क्रिएट करते हैं, और उसमें से इस तरह का रूम टेम्परेचर पर जो है जितना नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से दोनों लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे। इसके बाद जुड़ जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, और किस तरह से जब हम लोग डॉपिंग करते हैं तो कैसे प्रभाव पड़ता है, किस तरह से एनर्जी लेवल घटता है, ये तुरंत आपको रिकॉर्ड करके पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो सबको शुभ रात्रि।